हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। देखा जाए आज हम लोग उस विषय पे बात करेंगे जिसे काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है। यह है किसान आंदोलन। आखिर ये जो किसान है क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है, आज उनसे संबंधित उस टॉपिक पर आज हम पॉइंट ऑफ नॉलेज के व्यू से उस पर डिस्कस करेंगे। ये इसलिए हमें लाना ज़रूरी पड़ा क्योंकि इसे हम भी देख रहे हैं कि बहुत दिनों से, अभी हाल ही में जो 26 जनवरी हुआ उस दिन किसानों का विरोध, अलग से उनके द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया जाना, लाल किला पर आकर आंदोलन करना तथा उसमें किसानों का और पुलिसों का आपस में भिड़ंत होना, फिर हाल ही में उसके बाद सरकार द्वारा जो कुछ एक्शन लिया गया। तो यानी कहने का मतलब इस टॉपिक पे हमें लगा आप लोग से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि नॉलेज, पॉइंट ऑफ नॉलेज की व्यू से जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या, वास्तविकता है क्या, क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों हैं, पूरे देश के क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार है जो इसे असंवैधानिक तरीके से बिल को ले आई है। कुछ लोग का कहना फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, यानी जो संविधान का मूल ढांचा है उसके खिलाफ है। तो यानी तरह तरह के जो भावनाएं और प्रश्न हैं लोगों के मन में बैठा हुआ है कि आखिर है क्या। और बहुत सारे ऐसे जो आंदोलन हैं वहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं। हालांकि यह जो आंदोलन हुआ है इसमें कुछ सरकार की भी शरारतियाँ और मनचली है, और उसके बाद बात की जाए तो कुछ किसानों का भी गलतियां हैं तो जो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये बोलना उचित नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। हम और आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, पहले उसे जानना जरूरी है कि वास्तविकता में है क्या। आखिर इतने लोग आए हुए हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या यह वास्तविकता में असंवैधानिक तरीके से लाया गया है, क्या वास्तविकता में इसकी जो मेजॉरिटी, इसको जो पास करने का जो इसको विषय वस्तु के तरीके से लाना था, क्या उसमें कोई गड़बड़ियां हैं। तो आज उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है, किस कारण से बहुत सारे किसान सड़क पे आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए पहला है ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे लिए किसान आंदोलन और सरकार के द्वारा जो लाया गया है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले बात की जाती है तो संवैधानिक दृष्टि से सबसे बड़ी पहले बात की जाती है तो पहला हम लोग देखेंगे कि क्या यह संवैधानिक तरीके से इसे लाया गया है या नहीं, क्या यह संवैधानिक है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न होगा कि क्या जो ये आंदोलन हो रहा है यह संवैधानिक है कि नहीं, क्या इसे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो खारिज कर दिया जाएगा। तो परिस्थिति को समझिए क्या हुआ था। आप कभी भी कंफ्यूजन हो तो उसके जो ऑफिशियल हैं, जो लिस्ट तारीख किए गए हैं, जो कानून तैयार किया गया, उसको आप ऑफिशियली डाउनलोड कर लीजिए और उसे आप पढ़िए। यही इसका सबसे प्रत्यक्ष और सबसे स्पष्ट समझने का तरीका है कि आप इधर उधर की बातों पे नहीं रहें और जो ऑफिशियली इसे लिया गया उस चीज़ को समझें। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नेट पर उपलब्ध है, सर्च करेंगे आप मिल जाएगा। तो चाहे वो एनआरए का हो, चाहे यह जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है इसका, आप नेट पर करेंगे वो तीनों बिल जो जिसका विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा वो आपको मिल जाएगा। पहला है जो संवैधानिक तरीके से क्या इसे लाया गया है या नहीं लाया गया। इस संवैधानिक तरीके से लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दो चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। पहला क्या ध्यान रखना होगा कि क्या इसके विषय वस्तु, जो इसके विषय वस्तु लाए गए हैं, क्या यह विषय वस्तु संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो कहने का मतलब पहला जो एस्पेक्ट है, जो पहला निकल कर आता है कि इसके विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु जो इसके कंटेंट हैं, क्या यह संविधान के अनुरूप है या नहीं। और दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या जो इसे लाया गया है
मतलब इस जो बिल को, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को जो लाया गया है, क्या हुआ है, संवैधानिक तरीके से लाया गया है कि नहीं लाया। तो यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना है। उस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारा निष्कर्ष आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि जो इस बिल को लाया गया, क्या जो इसके विषय वस्तु हैं, जो इसमें विषयों को रखा गया है, शामिल किया गया है, क्या यह विषय वस्तु संवैधानिक हैं या नहीं है, उस चीज़ को समझेंगे कि इसमें जो डाला गया है क्या वह संविधान के अनुरूप है कि नहीं। तो कोई भी विषय वस्तु की दृष्टि से संविधान के अनुरूप होने के लिए तीन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। एक है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है मूल ढांचे, और तीसरा है राज्य की विधायी शक्तियां। राज्य की विधायी शक्तियां, इसमें हम लोग दो अनुच्छेद, एक 246 और 254 पर बात करेंगे। मूल ढांचे में देखा जाए, एक केशवानंद भारतीय केस के थोड़ा बारे में समझेंगे। उसके बाद फेडरलिज्म यानी संघवाद, उससे देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट है 13। पहला ये जो है कहा गया है, ये फंडामेंटल राइट 13 कहता है कि अगर कोई बिल या कानून जो लाया गया हो, क्या हो, अगर वह फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के खिलाफ हो तो उसे उतनी मात्रा तक शून्य यानी नल एवॉइड घोषित कर दिया जाएगा, उसे नल एवॉइड कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 13 बताता है। तो जो हमारा जो किसान कानून का बिल है, अगर हम उसे देखते हैं किस मौलिक अधिकार के रूप में अगर हम उसको देखते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मतलब प्रस्ताव या इसमें कोई ऐसा लाइन या डायरेक्ट बोला जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर, जो कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उस पर डायरेक्टली हमला होते हुए नहीं दिख रहा है। यानी जो उसमें 3 कानून लाए गए हैं, उसमें उसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि वह क्या है, हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ में है। हाँ, कोई किसान ऐसा कह सकते हैं कि हमारे वो जीविका का आधार है, वो हमारे मतलब जीविका का आधार है, अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा दिक्कत होगा, हमें जीने में, हमारी जीविका में दिक्कत होगा। तो हालांकि वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली रूप से यह यहाँ पर फंडामेंटल राइट के खिलाफ क्या है, हमला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी वकील या कोई भी जो इसके पक्ष में है वह इसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ इसको चुनौती देने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मूल ढांचे। मूल ढांचे में देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप एक केस को समझेंगे। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस, जो 1973 का केस है। इसमें क्या हुआ था, केशवानंद भारती जो अभी हाल ही में उनका डेथ हुआ है, ये केशवानंद भारती एक प्रतिष्ठित हिंदू स्थापित व्यक्ति थे। इनका जो कहने का मतलब जो संघर्ष था, जो व्याख्या था, जो इनका वाद था, वह था जमीन, मठ की जमीन को लेकर था। इसमें 13 बेंचों की जज बैठी थी, यानी इसमें 13 बेंचों के जज का जो फैसला आया था वह 7/7/6 आया था। इसमें कहा गया था कि आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है आपको, लेकिन आप उसके मूल ढांचे में नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं दीवार है, उसमें प्लास्टर उखड़ गया, प्लास्टर लगा दीजिए। खिड़की है, खिड़की टूट गया, उसको क्या करिए, खिड़की में जो भी है लकड़ी वगैरह उसे आप लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई कमी है तो उसको आप क्या करिए, आप बाहरी रूप से कुछ जोड़कर
उसे आप मरम्मत कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसके जो नींव है, जो उसके नींव है, उस नींव को हटाकर आप दूसरा नींव डाल दीजिए। यानी इससे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पूरे नींव को हिला रहे हैं, यानी आप संविधान का पुनर्लेखन कर रहे हैं। तो ये केशवानंद भारती जो केस हुआ था, बहुत ही चर्चित केस था, जिसका क्या डिसीजन आया था, इसमें यही फैसला दिया गया था कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं हिला सकते हैं। तो ये था केशवानंद भारती केस। तो समझेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि यह क्या है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म क्या हुआ, संघवाद। हम लोग पहले भी जो क्लास हुआ है उसमें संघवाद की चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया था कि संघवाद जो लिया गया है, तो संघवाद क्या है, यानी यह जो है संघवाद राज्य को और देश को यह अधिकार देती है, यानी राज्य को और केंद्र को यह अधिकार देती है कि वह अपने अपने शक्तियों पर काम करे। वह उसे पूर्ण अधिकार है कि जो राज्य के अंदर जो शक्तियां आती है उस पर वो स्वतंत्र रूप से काम करे, कानून बनाए। वहाँ की राज्य की विधानमंडल उस पर कानून बना सकती है, और जो केंद्र के शक्तियां हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी शक्तियों का इसमें विभाजन किया गया है। यही कभी कभी क्या होता है, जब दोनों क्या कर रहे होते हैं, कानून बना रहे होते हैं या बिल ला रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, दोनों में एक थोड़ा कम कोऑपरेट, पहले तो कहने का मतलब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी देख सकते हैं, जो सहयोगात्मक फेडरलिज्म हुआ। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य में क्या हो गया, झड़प हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इस तरह के होता है, और कभी कभी बात ज़्यादा ही बिगड़ जाती है, तो उसमें वो भी देखने को मिलता है। इसमें स्पष्ट किया गया कि कौन केंद्र सरकार के अधीन है, कौन राज्य सरकार के अधीन है। तो इस तरह से फेडरलिज्म हम लोग समझ गए, संघवाद समझ गए कि आखिर इसमें क्या क्या गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है कि किस पे केंद्र कानून बना सकती है और किस पे राज्य कानून बना सकती है। और एक है राज्य की विधायिका शक्तियाँ। यह जो राज्य की विधायिका शक्तियाँ हैं, इसमें इसे अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। इसमें राज्य को पावर दिया गया है कि वह क्या कर सकता है, उससे संबंधित जो भी क्या है कानून है जो उसके क्षेत्र में आते हैं, उस पर वो स्वतंत्र रूप से उसकी विधानमंडल उस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। उसी में से हम लोग देखेंगे एक 246 और एक 254। 246 क्या है, 246 है, 246 से पहले हम लोग देखेंगे जो राज्य की विधायिका शक्तियां हैं। ये जो है हम लोग पढ़े थे 7th शेड्यूल, एक 7th शेड्यूल पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो 7वीं अनुसूची में है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की गई है। यानी जो संघ सूची है उस संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची है उस पर केवल राज्य कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो वो जो 7th शेड्यूल था, 7वीं अनुसूची था, उसे हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें यह पूर्ण अधिकार दिया गया है कि किस पे केंद्र और किस पे राज्य क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे क्या हो सकता है कि दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकती है और सरकार भी केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि दोनों के बीच कंट्राडिक्ट यानी टकराव देखने को मिलता है, यानी उस पर राज्य सूची भी कानून बना दिया है और उस पर केंद्र सूची भी कानून बना दिया है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में तो टकराव निश्चित ही है, उत्पन्न होगा ही होगा। तब उसमें क्या किया गया, एक आर्टिकल 246 में एक प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 146 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किन किन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है और किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। 254 में है कि अगर मान लेते हैं कोई विषय पर राज्य भी कानून बना दिया और केंद्र भी कानून बना दिया, तो उस समय क्या होगा, जो केंद्र का कानून होगा उसकी प्राथमिकता दी जाएगी और जो राज्य का कानून हो जाएगा उस सीमा तक उसको शून्य माना जाएगा। ये 1900 आर्टिकल 254 में स्पष्ट लिखा हुआ है। यानी इसमें कहने का मतलब जब ऐसा स्थिति बनेगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो इस परिस्थिति में आर्टिकल 254 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस विषय पर केंद्र या राज्य दोनों कानून बना देते हैं, तो जो केंद्र का कानून होगा वह उसकी प्राथमिकता जाएगी और राज्य के कानून को उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। ये आर्टिकल 254 में साफ साफ लिखा हुआ है।
तो इस परिस्थिति में क्या होगा, मान लेते हैं कि जब दोनों कानून बना दिया तो दोनों क्या कर सकते हैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यानी कहने का मतलब राज्य भी कानून बना दिया और हाई कोर्ट भी, मतलब राज्य सरकार भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार भी बना दिया, तो दोनों को चैलेंज करने का हाई कोर्ट में अधिकार है, वह दोनों न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 254 को अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या क्या हुआ है, स्पेशल जो सुप्रीम कोर्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ सुप्रीमेसी करके एक ला तैयार किया हुआ है। इससे मतलब क्या है कि कहने का मतलब जब भी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ सुप्रीमेसी के तहत मतलब क्या होगा, जो केंद्र की प्राथमिकता दी जाएगी, जो संवैधानिक रूप में लिखा हुआ है, यानी उसके तहत वो क्या करेगी, सरकार केंद्र की प्राथमिकता देगी। कब, जब यह स्टेट या जो राज्य है वह यह साबित कर नहीं देती है कि यह हमारे लिस्ट का है, यानी हमारे विषय का है। तो ये हम लोग देखें कि विषय वस्तु जो कंटेंट की दृष्टि से है वह कैसे असंवैधानिक होता है, तो उसे हम लोग समझेंगे। संघ सूची और राज्य सूची को देखते हैं। देखा जाए राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में देखते हैं हम लोग, तो राज्य सूची का जो एंट्री नंबर 14 है और एंट्री नंबर 26 और 27। 26 में है ट्रेड एंड कॉमर्स पर बात किया गया है राज्य में। उसके बाद है प्रोडक्शन है, सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है और गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ये राज्य सूची के एंट्री 14 और एंट्री 16, 27 में लिखा हुआ। समवर्ती सूची में एंट्री 13 में एक प्रावधान है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये समवर्ती सूची में लिखा गया है। तो आप इसे अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जो आखिर बात क्या है, मामला क्या है। तो जो आर्टिकल 14 है, इस आर्टिकल नहीं, या समवर्ती सूची का जो एंट्री नंबर 14 है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें राज्य सूची के लिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, यानी एंट्री 14 में एग्रीकल्चर यानी कृषि पर जो है कानून बनाने का अधिकार, यह लिखा हुआ है किसमें, राज्य सूची के एंट्री नंबर 14 में। उसमें कृषि संबंधित, उस पर कृषि पे बात की गई है। दूसरा है 26 में है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स कहने का मतलब हो गया ट्रेड और कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब हो गया कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड आ गए। कॉमर्स वे सभी व्यापारिक गतिविधियां जो जिसमें सभी जो जितने प्रकार की भी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वह क्या हो गए, कॉमर्स हो गए, ट्रेड हो गए। जो लेन देन हो रहा है वह ट्रेड हो गया, यानी कॉमर्स बहुत बड़ा भाग है और उसके ट्रेड एक छोटा सा भाग है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी लेन देन हुआ वह ट्रेड के अंदर आ गया। कॉमर्स और जितने भी जो व्यापारिक गतिविधियां हो गई वह कॉमर्स हो गया। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि सेल टैक्स, यह जो सेल टैक्स है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, यानी इसके राज्य के विधान मंडल को यह पावर दिया गया है कि वह क्या करे, इस सेल टैक्स को राज्य सरकार कानून बनाकर उस पर काम कर सकती है और उसको पूर्ण अधिकार है इस सेल टैक्स को लेने का। तो इस पर केंद्र सरकार नहीं इसको ले सकती, ये राज्य सरकार को ही अधिकार है। तो यानी इससे संबंधित जो राज्य में ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहे हैं उससे संबंधित वहाँ की राज्य विधानमंडल को क्या है, शक्तियाँ प्राप्त है कि उस पर कानून बनाए और उससे जो टैक्स है उसे वो संग्रहित करे। और जो एंट्री 17 में है उसमें बात की गई है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यानी जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन यानी कहने का मतलब हो गया, प्रोडक्शन का मतलब हो गया उत्पादन, और सप्लाई का मतलब हो गया वितरण, और सप्लाई का मतलब हो गया पूर्ति, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया वितरण। तो ये सभी जो अधिकार हैं वह स्टेट को दिए गए हैं,
यानी कहने का मतलब एक तरीके से अगर हम इस तीनों एस्पेक्ट को देखते हैं, अगर हम इस तीनों एंट्री पॉइंट राज्य सूची को देखते हैं और देखने के बाद आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह जो है क्या है डिसीजन, मतलब कहने का मतलब इस एस्पेक्ट को देखने के बाद क्या हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि इस पे तो केंद्र बनाने, इस पर तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है, केंद्र कैसे कानून बना दिया, तो ये तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी खारिज हो जाएगा। लेकिन यह कहना कि इस पर राज्य सूची का ही विषय है, यह मजबूत डिफेंस नहीं है। क्यों नहीं मजबूत डिफेंस है, उसे हम लोग समझेंगे। क्या हुआ था, जैसे ही जो प्रथम संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में होता है, उसमें भूमि संबंधी रिफॉर्म्स की बात की जाती है, जिसका चर्चा हम पहले के क्लास में भी कर चुके हैं। अगर आप देख रहे होंगे कंटिन्यू मेरा क्लास, तो उसमें चर्चा किए थे कि उसमें भूमि संबंधित बहुत सारे भूमियाँ लैंड रिफॉर्म्स में क्या हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण अनुच्छेद 1951 ईस्वी में क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, जिसमें भूमि सुधार संबंधी बातों को, वक्तव्यों को उसमें रखा गया था, वो था। उसके बाद क्या हुआ कि यह जो है कृषि संबंधी प्रॉब्लम हल्का आ रहा था, और उस टाइम क्या किया गया था, किसानों से यह वादा भी किया गया था कि आपको न्याय मिलेगा और क्या होगा, आपको जो कृषि से संबंधित उस टाइम जो किसानों का प्रॉब्लम था, खासकर जमींदारी पर था लेकर काफ़ी उस टाइम चरम पर था, तो उस समय किसानों को यह वादा भी किया गया था कि आपको न्याय मिलेगा। और खासकर उस समय जब नेहरू जी का सरकार रहता है, जब नेहरू जी रहते हैं, तो वह एक समाजवादी टाइप से व्यक्ति होते हैं और वह चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले। और जो इस लैंड रिफॉर्म पर है, इस पर कोई भी उस समय जो राज्य सरकार है कदम नहीं उठाना चाह रही थी, ना उठा रही थी, ना उठ रहा था। लेकिन नेहरू जी को यह चीज़ ध्यान में था कि जो है किसानों को वह न्याय मिलना चाहिए, तो उन्होंने 1954 ईस्वी में, कौन, नेहरू जी 1954 ईस्वी में एक संशोधन करते हैं, और उस संशोधन में क्या करते हैं, वो एक प्रावधान लाते हैं। क्या करते हैं, एक प्रावधान लाते हैं, और उसको क्या करते हैं, वह जो प्रावधान होता है, वो जो प्रावधान लाते हैं, सिर्फ उसकी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, क्योंकि वो जान रहे थे कि क्या होगा, कृषि संबंधित जब कभी कभी क्या होगा, इसको दिक्कत का सामना कर सकता है। इसलिए जो उस केंद्र के जो राज्य सरकार के अंडर पावर थी, वह उसे लेना चाह रहे थे केंद्र सरकार के अंदर। तो वह क्या करते हैं, उसमें क्या कहा गया है, संवर्ती सूची को 33 में, इसमें कहा गया है कि प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें क्या हो, अगर इससे संबंधित कोई कानून लाना हो तो उस पर केंद्र सरकार ला सकती है। यानी यह जो है रखा गया है, किस में रखा गया है, संवर्ती सूची में, उस पर क्या कर सकती है, केंद्र ला सकती है। कौन कौन, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स पर। तब क्या हुआ, स्थिति क्या बनी, तो इसमें क्या किया गया है, अब आप अगर एंट्री नंबर 26 और 27 को आप देखते हैं, तो इसमें क्या किया गया है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि संवर्ती सूची के अधीन, यानी इसमें ये लिखा हुआ है, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स है और प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये आप इस दोनों एंट्री को आप पढ़ेंगे तो इसमें यह लिखा हुआ है कि संवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इसे तो स्पष्ट, यानी कहने का मतलब क्लियर हुआ कि जो इस पे क्या कर सकती है, जो केंद्र सरकार है उसे भी कानून बनाने का अधिकार है। क्योंकि जो आप तो पता ही होगा जो किसान बिल क्या है, वह आप कहीं भी बेच सकते हैं। जो उसका जो तीनों बिल आया है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, तो उसमें क्या किया गया, यही चीज़ है। तो इस पर कहने का मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस चीज़ से तो ये स्पष्ट हो गया कि क्या हो सकता है, यानी कहने का मतलब इस बेस पे कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज तो नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वो आपको भी समझ में आया होगा कि आखिर मसला क्या है। तो अब उसके बाद हम लोग इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। इसमें तो हम लोग देख लिए क्या कंटेंट, विषय वस्तु के दृष्टि से क्या यह संवैधानिक है या नहीं है। तो कहने का मतलब इससे हमको स्पष्ट पता चल गया कि जो बिल लाया गया है
वह संवैधानिक है कि नहीं, जहां पर दिक्कत हो रही थी, जहां पर लोग को समझ नहीं आ रहा था, आशा करते हैं वो पॉइंट जो हम समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, यही जो लाया गया है किसान बिल है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, उसमें तो वही बात की गई है ना कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना उपज को कहीं भी किसी भी जगह बेच सकते हैं, और जहां पे आपको मुनाफा लग रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है, और जहां आपको ज़्यादा रेट मिल रहा है वहां कर सकते हैं, यानी ओपन मार्केट में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरे पहलू को देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पहलू। दूसरा पहलू है कि क्या यह जो कानून लाया गया है क्या हुआ प्रक्रिया के थ्रू है, प्रक्रिया की दृष्टि से संवैधानिक है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह जो लाया गया है कानून वह प्रक्रिया के अनुसार नहीं लाया गया है। तो थोड़ा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। प्रक्रिया की दृष्टि से फर्स्ट है, क्या सरकार की मेजॉरिटी थी, दूसरा वॉइस वोट, और तीसरा सिलेक्ट कमिटी, और आर्टिकल 122। इन तीनों पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखा जाए कि 20 सितंबर 2020 यह बहुत ही एक अहम दिन है, और समझेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। देखा जाए 5 जून को 2020 को एक अध्यादेश लाया गया। वह अध्यादेश जो था 5 जून को लाया गया और उस दिन से लागू भी हो गया। और आपको पता होगा कि जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अध्यादेश लाने का जो जनरल हम लोग जानते हैं, कहने का मतलब जो उसका है कि किसी विशेष परिस्थिति में, यानी खासकर कोई इमरजेंसी वैसा कंडीशन हो तब उसे लाने का अधिकार है। यानी जब संसद नहीं चल रहा हो तो अगर कोई भी कानून जरूरी अगर सरकार समझती है लाना बहुत ही जरूरी हो तो वह अध्यादेश के द्वारा ला सकती है। तो 5 जून को एक अध्यादेश लाया गया। वह अध्यादेश क्या है, वही किसान जो है जिसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे, 3 बिल लाया गया, वही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर। वह जो 3 बिल था लाया गया और 5 जून से लागू भी हो गया। जो अध्यादेश का होता है कि अगर आप अध्यादेश लाते हैं तो उसे 6 सप्ताह के अंदर पारित भी करना होता है, ये रूल है अध्यादेश का। तब उसके बाद क्या होता है, मॉनसून का सत्र स्टार्ट होता है, यानी मानसून सत्र स्टार्ट होता है सदन का। और जब इस बिल को, जब इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया जाता है तो आपको तो पता ही होगा कि लोकसभा सरकार का बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसकी बहुमत होती है, तो वहाँ से तो तुरंत पास हो गया। उसके बाद यह जाता है राज्यसभा में। कहाँ जाता है, यानी 20 जून को यह राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा में जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा शोर हल्ला हंगामा देखने को मिलता है। क्या होता है कि कहने का मतलब जो जैसे शिवसेना बात की जाए, लोकसभा में सरकार की सपोर्ट में पक्ष में वोट की थी, लेकिन अगर वो राज्यसभा में विरोध करती है तो थोड़ा बहुत अटपटा देखने को लगता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो क्या करती है, जब राज्यसभा में वोटिंग होता है तो वो निकल जाती है। ये सब मामला रहा है उस दिन का। तो देखा जाए जो 20 तारीख को था, उस दिन संडे भी पड़ रहा था, ये आप ध्यान में देंगे। तो उस दिन जो संसद है संडे को भी काम करती है और काफ़ी लंबे समय तक काम करती है। उस दिन संडे का दिन था, बिल को पेश किया जाता है। तो जैसे बात की जाए, जो शिवसेना थे वह उस दिन क्या करते हैं, एब्सटेन भी कर देते हैं संसद, यानी वो बाहर निकल जाते हैं, ऐसा होता है। तो देखिए समझेंगे होता क्या है, प्रोसीजर थोड़ा समझेंगे कि राज्यसभा में क्या होता है। कि मान लेते हैं कि राज्यसभा में टोटल 242 सीट है, यानी 242 है, और इसे पास करने के लिए, यानी इसका आधा कितना हुआ, 1:1 हुआ, यानी पास करने के लिए आए, यानी 122 वोटिंग की ज़रूरत है, यानी 122 लोगों की सहमति की ज़रूरत है, तब ये राज्यसभा में पास होगा। तो परिस्थिति क्या है कि
बात की जाए तो अभी तक मान लेते हैं तो जो सरकार थी उसके तरफ जो सदस्य थे अभी तक मान लेते हैं 110 11 शायद ही 11 या 12 110 11 या 12 हैं, यानी 10 की और आवश्यकता थी। 112 तक हो गए थे उनके तरफ और 12 को और जरूरत था, 12 लोगों को और जरूरत था ताकि वो क्या कर सके, राज्यसभा में इस बिल पर सपोर्ट कर सके जो भी एमपी था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जो एनडीए की सरकार थी वो बहुमत की सरकार भी थी, लेकिन जो अभी तक सपोर्ट उसको मिला था 110 या 12 का और जरूरत था, तो क्या होता है कि सरकार कभी कभी मतलब साठगांठ कर लेती है। जो और भी पार्टी होते हैं, जैसे बात की जाए टीएसआर, वाईएसआर, शिवसेना, तो ये सभी जो थे साठगांठ भी कर लेती है। तो कहने का मतलब, या फिर अगर मान लेते हैं कि वह वोटिंग नहीं देना चाहती है तो वह क्या कर सकती है, अबस्टेन कर सकती है, छोड़ सकती है। मान लेते हैं 242 है, 242 में क्या हो गए, 42 लोग अबस्टेन कर गए। अबस्टेन करने का मतलब वो छोड़ दिए, वो वोटिंग नहीं किए, वो निकल गए। तो 200 पर ही वोटिंग होना है, तो 200 में से बहुमत होने के लिए 100 + 1 101 लोगों की ज़रूरत है। तो ये भी कभी कभी होता है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी नहीं करें। तो ये होता है साठगांठ जो राज्यसभा का। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से क्या हुआ, उस दिन जो बिल हुआ, पेश हुआ, तो कहने का मतलब उसके बाद क्या था, ये प्रोसीजर होता है। तो उस दिन क्या हो गया, जो कुछ पार्टियां थी, कौन, जैसे हम बोले टीएसआर, वाईएसआर था, फिर शिवसेना था, फिर एनसीपी जो शरद पवार की पार्टियां थी, वो क्या कर रही थी, इसको विरोध की, यानी कुछ अबस्टेन कर गई, कुछ विरोध भी की। इस तरह का पूरा शोर शराबा, हल्ला हंगामा, यहाँ तक कि हाथापाई भी हुआ था उस दिन। इस तरह की घटनाएं उस दिन हुआ। फिर क्या होता है कि जो है राज्यसभा के उपसभापति जो वेंकैया नायडू हैं, उनके द्वारा वोटिंग कराया जाता है। वोटिंग से पहले क्या होता है कि जब ये विरोध पार्टियां, विपक्ष पार्टियां विरोध कर रही थी, तो विरोध कर तो रही थी, लेकिन विरोध कर रही थी तो उनके भी पक्ष में क्या था, पूर्ण बहुमत नहीं था। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि विरोध कर रही थी तो उनके पक्ष में बहुमत था, ऐसा भी नहीं था। हाँ, विरोध जरूर कर रही थी। तो क्या होता है, कुछ पार्टियां, विरोध पार्टियां यह बोलती है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए। कौन, यह जो किसान बिल है। सिलेक्ट कमेटी क्या होता है कि कोई भी कानून आता है, बनता है, तो उस पर वो क्या कर सकता है, हर एक पहलू से वो जांच करती है। तो बोला सिलेक्ट कमेटी को सौंप देते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो सरकार की पार्टी होती है, वह सिलेक्ट कमेटी को देने के पक्ष में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो उसका लास्ट डेडलाइन था वो निकला जा रहा था, यानी उसको 6 सप्ताह के अंदर ही पास करना था। तो इसलिए वह सिलेक्ट कमेटी को देने के मूड में नहीं थी, और वह सभापति से स्पष्ट कर देती है कि सिलेक्ट कमेटी के देने के मूड में नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि एक वॉइस वोट कराया गया। वॉइस वोट होता है, यानी वॉइस वोट में यानी सभापति क्या करते हैं, इसमें पूछते हैं कि कोई बिल है कि आप इस बिल के सहमति में हैं, या कोई भी डिसीजन के लिए वो पूछते हैं कि कौन कौन इसके सहमति में है। तो जो भी एमपी होते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हम इसके पक्ष में हैं या विरोध में है। तो इस तरह से एक जो ओरली होता है वॉइस वोटिंग, उस तरह से वो वोटिंग हुआ उस दिन। और उस वोटिंग के बाद क्या हो गया, इसमें मेजोरिटी की जो सरकार थी उसकी मेजोरिटी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि यह जो सरकार है वह गलत तरीके से पास करवा ली, वैसा कुछ था नहीं। मतलब बहुत सारे लोग ये भी बोले कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। मतलब ये तरह वक्तव्य निकलने लगा कि उस दिन क्या था, सरकार बहुमत में नहीं थी, फिर भी वो पास करा ली। लेकिन ऐसा था, लेकिन जो इंटरनली जो बात आया उस दिन आप देख सकते हैं, जो अटेंडेंस भी था, अगर आप अटेंडेंस पब्लिश इंटरनेट पे सर्च करेंगे, पूरा जो उस दिन राज्यसभा की बैठक हुई थी उसका अटेंडेंस शीट भी आपको मिल जाएगा। उसमें देखा जाए तो जो बहुमत की सरकार थी उसकी उपस्थिति ज़्यादा थी, और जो विपक्ष के बहुत सारे लोग थे कोरोना के कारण आए भी नहीं थे, बहुत सारा कोरोना के कारण पीड़ित थे, उसके कारण भी नहीं आए थे। तो अगर आप वास्तविकता देखेंगे तो सरकार की ही उस टाइम बहुमत थी। तो जो कहने का मतलब, जो मेजोरिटी, बहुत सारे लोगों बोले कि मेजोरिटी नहीं है, सरकार जबरदस्ती इसको पास करवा ली। ठीक है, एक समय, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि सरकार ने
ठीक है ऐसा किया, वो तो बात की बात है, उस पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे हम। तो क्या होता है कि ये वॉइस वोट होता है, तो आर्टिकल कहने का मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो आपको एक बात ध्यान होना चाहिए, आर्टिकल जो 122 है, आर्टिकल 122 यह सख्त क्या करता है, निर्देश देता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई होगी, संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी फैसला नहीं देगा। यानी वह उसको पर फैसला करने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि जो संसद के अंदर कार्रवाई हो रहा है उस समय जो उसके सभापति वो भी मौजूद है, तो उसके अंदर जो भी कार्रवाई होता है उसके विरुद्ध में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 122 में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इससे का मतलब जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चैलेंज करेंगे, तो इसमें तो साफ 122 है जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका क्या अधिकार है। उसके बाद सरकार क्या करती है, जब ये लोगों के द्वारा बोला जाता है कि सरकार जबरदस्ती इसको पास करवाती है, उस टाइम उसकी बहुमत नहीं थी, तो सरकार का जो आया कहने का मतलब जो उसका फैसला आया, जो वह बताती है कि क्या बोलती है पक्ष में, सरकार कहती है कि उस टाइम जब संसद की कार्रवाई संसद चल रहा था तो क्या था, कोरोना काल था। अब कोरोना के कारण क्या था, डिस्टेंस मेंटेन करना होता था, यानी 2 गज का दूरी बहुत ही जरूरी था। तो 2 गज के दूरी के कारण क्या थे, लोग अपने सीट पे नहीं थे और उनको इस दूरी को मेंटेन करते हुए कुछ लोगों को एक्स्ट्रा सीट यानी एक्स्ट्रा स्पेस पे भी बैठाया गया था। तो इसलिए वोटिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि वोटिंग का नियम होता है कि जो वोट करे खुद अपना बहुमत मतलब अपना जो वोट है खुद अपने द्वारा करे, वोटिंग का ये रूल है। तो जो बेल होता है राज्यसभा में, तो जो आवंटित होता है सीट, जितने भी एमपी होते हैं उनका सीट आवंटित होता, वो लोग तो अपने अपने स्थान पे थे नहीं, क्योंकि कोरोना काल था, डिस्टेंस भी मेंटेन करना था, तो उनकी जगह तो वो थी नहीं। तो इस वजह से उस कंडीशन को, कोरोना काल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ये था सरकार का पक्ष जो आया था बाद में। तो इस तरह से पक्ष आया, और तो इस तरह से हम लोग देख लिए यहाँ पर कि क्या रिजल्ट निकल के आया और क्या हो सकता था। हाँ, हालांकि अगर आप मेरा सहमति मांगे तो कहने का मतलब ये चीज़ स्पष्ट था कि उस दिन अगर मान लेते हैं कि एक समय के लिए मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि सरकार ने शरारती ज़बरदस्ती बहुमत ले लिया या पारित करवा लिया, कुछ ऐसा अगर आपके माइंड में है, तो हालांकि सरकार का बहुमत था, 2, 3, 4 वोट से सरकार ही उस पक्ष को क्या होती, जीतती, यानी राज्यसभा में जीत उसकी ही होती। अगर 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हार हो जाती, तो आप इस आर्टिकल को ध्यान में रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये परिस्थिति था। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे दोनों पहलुओं को देखा। पहला देखा कि विषय वस्तु कंटेंट की दृष्टि से क्या यह जो कानून लाया गया संविधान के अनुरूप है या नहीं, और दूसरा है प्रक्रिया के माध्यम से। तो आपको स्पष्ट हो गया हुआ कि क्या है स्थिति। हाँ, एक चीज कहना जरूरी है कि सरकार थोड़ा इसमें ज़्यादा शरारती, उनकी चंचलता ज़्यादा थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किया, तो वो बात अलग है। नैतिकता रूप से, मोरली रूप से आप ये बात बोल सकते हैं, लेकिन जो संवैधानिक है उस स्तर पर ना ही आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और ना ही आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि जो प्रक्रिया की दृष्टि से था वो गलत था। क्योंकि अगर प्रक्रिया की दृष्टि से 2 सेकंड के लिए सोचे कि मान लेते हैं कि ठीक है, अगर उस टाइम जो राज्यसभा में बिल नहीं पास होता, तो क्या होता, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति, वह क्या करते, लोकसभा के स्पीकर को लेटर लिखते और वो कहते कि क्या हुआ, यह बिल नहीं पास हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा के स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। तो रूलिंग पार्टी के सदस्य लोकसभा क्या करती, तुरंत संयुक्त अधिवेशन बुलाती। आपको पहले क्लास हुआ उसमें भी हमने चर्चा किया है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन है, और 100 के तहत संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता करने का अधिकार ये लोकसभा स्पीकर को है। तो क्या करता, लोकसभा स्पीकर तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर में संयुक्त अधिवेशन बुलाता, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो उस संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या अगर ऐसा कंडीशन बनता, ठीक है 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बहुमत नहीं था उस दिन सरकार का, तो ऐसा कंडीशन होता, अगर ऐसा कंडीशन होता तो जो संयुक्त बैठक होती उसमें लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 242 टोटल हो गए 700।
5 2 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, 785 बोल सकते हैं। यानी जीत के लिए कितना चाहिए था? 393। यानी साधारण बहुमत के द्वारा 545 लोकसभा में और 242 राज्यसभा में, टोटल हुए 785। तो उसमें बहुमत के लिए क्या चाहिए? साधारण बहुमत के लिए 393। यानी साधारण बहुमत द्वारा उसे पास कर दिया जाता तो 392 प्लस 1 93, 293 चाहिए था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्या है, सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उसकी लोकसभा में जो सदस्यता है, जो टोटल एमपी है, कितने हैं? 353। ये टोटल इसके हैं। अगर आप कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं कि शिवसेना या बाजू दल जो है वह सरकार को सपोर्ट नहीं करती, मान लेते नहीं करती, हो सकता है 2 सेकंड के लिए नेगेटिव मान लीजिए, तो इसमें से जो 20 सीट है उसको घटा दीजिए, फिर भी सरकार के पास 333 बचती। और आपको पता ही होना चाहिए कि बहुमत होने के लिए, उस बिल को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन में कितने वोटिंग की जरूरत है? 393। और ऑलरेडी जो एनडीए की सरकार है वह राज्यसभा में 100 प्लस की तो उसकी मेजोरिटी है ही है, तो 100 प्लस 333 कितना हो गया? तो कितना हो गया? 433 हो गया ना। तो इस तरह से अगर ऐसा भी कंडीशन होता तो क्या होता कि जो सरकार की होती उसी को मेजोरिटी आती। तो ये था एक विषय वस्तु, यानी कि जो विषय वस्तु की दृष्टि से क्या यह सही हुआ या नहीं हुआ, यह आप समझने के बाद आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि क्या हो सकता था उस दिन। तो अगर व्यक्तिगत रूप से, हाँ एक बात तो हम ये बात बार बार बोल ही रहे कि थोड़ा सरकार ने शरारती किया, थोड़ा चंचलतापन दिखाया, ये बात है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से संवैधानिक तरीके से और रूल रेगुलेशन के तरीके से पूछे तो क्या यह संविधान के अनुरूप है, तो आपने दोनों पहलुओं को देख लिया जिसके वो पहलू बन सकते थे। तो इसका जवाब व्यक्तिगत रूप से हमारा पूछा जाए तो इसका जवाब होगा हाँ। और इसके बाकी जो और भी एस्पेक्ट है कि संविधान जो कानून लाया गया, क्या कौन सा कानून? किसान आंदोलन का जो कानून लाया गया, वो कौन कौन से आंदोलन है, तो वो अलग विषय है और नेट पर तो है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उस पर भी आप डिस्कस करें कि कौन कौन सा कानून लाया गया 3, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा था जिसको लेके क्या है, लोगों में नॉलेज नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर वास्तविकता में मुद्दा है क्या, तो ये है वास्तविकता जो हम लोग आज चर्चा किए। ये पॉइंट ऑफ नॉलेज की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाले जो पीसीएस एग्जाम है उस पर इसके बारे में लिखने को भी आ जाए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो रही है, किसान आंदोलन के बीच सामना करना पड़ रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को वे सभी उन सभी भाई एवं बहनों, यानी कहने का मतलब किसान और भाई बहनों के लिए भी है, भाई बहनों भी सिर्फ भाइयों का कहना उचित नहीं होगा कि किसान है जो हमारे बहनों और महिलाएं भी हो सकती है, तो उन सभी के लिए कृपया वो सभी इसकी वास्तविकता को भी समझें कि क्या है आखिर। तो धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।